जय हिंद एस्पिरेंट्स। आई एम अनुज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन CAPF 2025 का क्वेश्चन है। बच्चे ने पूछा कि सर इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, तो इस क्वेश्चन को एक बार आप रीड करिएगा, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखिएगा जरा क्वेश्चन को। कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट कंसीडर करने हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है WTO वॉज सेटअप एज द सक्सेसर ऑफ गैट, है ना। फिर कह रहा है कि दूसरा ऑप्शन IAEA टीम्स इंस्पेक्ट, है ना, इंस्पेक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर कह रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन NGO। फिर हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो इनमें से आपको करेक्ट बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आपने तीनों स्टेटमेंट को पढ़ लिया। अब नीचे आपको ऑप्शन देना है कि एक है कि दो है कि तीन, या फिर आपके ऑल या नील, कोई भी नहीं। तो इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन को देखें तो आपको मैंने बताया था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मिनिमम आपके 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं हर पेपर में। और आप देखेंगे अगर करंट अफेयर को इंक्लूड कर लें, इवन इकोनॉमी वगैरह को सबको मिला लें, तो आपका IR वगैरह को, तो आपके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते और अच्छे से आपको इसको पढ़ना है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, WTO वॉज सेट अप एज अ सक्सेसर ऑफ गैट। तो जब मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो ट्विन सिस्टर्स हैं वो IMF और आपकी क्या हैं, ट्विन सिस्टर्स जो कहाँ से निकली हैं, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से। तो दो हमने आपको बताई थी, एक हमने बताया था IMF और एक हमने बताया था वर्ल्ड बैंक। अगर आपको याद हो उस क्वेश्चन का, एक तो वर्ल्ड बैंक था और एक था IMF, ठीक है। तो अब देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा इसको मैं बताऊंगा आपको, इसमें ज़रा समझना, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम वाइट पेज ले लेते हैं, यहाँ पे ब्लैंक पेज पे हम यहाँ पे चीज़ें आपको समझाते हैं, ज़रा देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1945 में आपको पता है 1939 से स्टार्ट हुआ और 1945 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया। और इसके बाद अब हेजमनी दो कंट्रीज आप देख पा रहे हैं निकल करके आते हैं, एक तो USA, और USA की हेजमनी है काफ़ी पावरफुल हो जाता है USA। और फिर USA क्या करता है, अपने हिसाब से ऑर्गेनाइजेशंस बनाना चालू करता है। तो मैंने बताया था ब्रेटन वुड्स जो कि एक जगह है न्यू हैम्पशायर US में, और वहाँ पर न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पे क्या है कि USA ने क्या किया था, IMF और वर्ल्ड बैंक का निर्माण किया था। और साथ में उसने एक संस्था और बनाई थी, ITO, इंटरनेशनल, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये बनाई थी और ये आपकी बनी थी 1947 में, ठीक है। फिर क्या हुआ कि आगे चल करके इसमें और अमेंड किए गए, और 1940 जो है 8 में इसी संस्था को क्या कर दिया गया, गैट कर दिया गया। गैट का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल, लिख लीजिएगा जनरल, ठीक है, जनरल नोट कर लीजिएगा, जनरल एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट, है ना, ऑन टैरिफ, टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। तो इसका निर्माण कर दिया गया, याद रखिएगा। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड ये 1948 में बन के तैयार हुआ, और ये 1 की बात है, 1 1948 में। तो गैट बन गया। अब इसी को आगे चल करके, ठीक है, आगे चल करके क्या किया गया, इसी गैट को, सर याद रखिएगा, इसी गैट को हमने क्या कर दिया, आगे चल करके इसको कर दिया गया WTO। और ये कब किया गया, 1 याद रखिएगा, 1 1995 में। तो गैट से ही बन गया WTO, जिसको हम लोग आज की डेट में क्या कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। और आपको पता है कि जब, अच्छा आप आपसे पूछ ले कि इंडिया इसकी कब पार्टी बना या इंडिया इसका मेंबर कब बना, तो याद रखिएगा इंडिया 1947 में ही, यानी इंडिया जो है ITO का ही मेंबर बन गया था। फिर क्या था कि इंडिया फिर आगे चल करके 1948 में आपको मैंने बता दिया क्या बन गया, ये ITO क्या बन गया, गैट। तो गैट का भी मेंबर बना, और फिर ये 1995 में इंडिया किसका मेंबर बन गया, WTO का मेंबर बन गया। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो ये जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको ये बताई। ये सब चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट आपको देखनी है। तो अब देखिए ये क्या कह रहा है कि WTO का ये सक्सेसर था। तो ये बात आप बताइए, फिर आप लोग बताएंगे कि ये स्टेटमेंट एकदम सही है। क्यों, क्योंकि WTO वो सेटअप एज अ सक्सेसर ऑफ गैट, ये बिल्कुल सही बात है। तो ये बात आपको याद रखना, और ये बात याद रखिएगा, WTO का जो निर्माण हुआ था, कभी कभी पूछ लेता है
किस राउंड कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ था? तो ये उरुग्वे राउंड कॉन्फ्रेंस हुई थी बेसिकली, उसके द्वारा इसका निर्माण हुआ था। तो उरुग्वे, तो अगर पूछ लेता है एग्जाम में कि किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या राउंड कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ था, तो उरुग्वे उरुग्वे वार्ता के बाद इसका जो है आपका निर्माण हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर हम देखें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है डब्ल्यूटीओ का? डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। आप जानते हैं जिनेवा, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और आप जानते हैं जिनेवा कहाँ पड़ेगा? स्विट्जरलैंड में पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्विट्जरलैंड में जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। आप जानते हैं इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है? हमने आपको FES से बताया था। F स्टैंड्स फॉर फ्रेंच, यानी फ्रेंच, और E स्टैंड्स फॉर इंग्लिश, और S स्टैंड्स फॉर स्पेनिश। तीन जो है लैंग्वेजेस में इसमें भाषाएं हैं, तीन भाषाएं हैं इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट एकदम सही हो गया। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने आपको चीज़ बताई है और ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। अच्छा, एक बात और बताइएगा, WTO का चीफ कौन बना था? करंट अफेयर है पिछले साल का और काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आपको बताना है WTO का चीफ कौन है। कोई मुझे बताए तो WTO का चीफ कौन है बेटा? तो ये चीज़ आप लिख लीजिएगा, WTO का चीफ कौन है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। WTO का चीफ कौन है? ठीक है, तो नोट करिएगा WTO का चीफ। ठीक है, तो WTO की पहली महिला, फर्स्ट वुमेन, याद रखिएगा, फर्स्ट वुमेन, पहली महिला, और वो भी कहाँ की? वो भी अफ्रीकन मूल की, यानी अफ्रीकन मूल की हैं और ये रहने वाली हैं नाइजीरिया की। नाइजीरिया की एक इकोनॉमिस्ट हैं और आप देखेंगे उनका नाम है, नाम देख लीजिएगा। ये करंट अफेयर जब बना था तो काफ़ी बार ये न्यूज़ मतलब एग्जाम्स में आ चुका है, वेरियस एग्जाम्स में आया है। इनका नाम था नागोजी, याद रखिएगा, नागोजी, नागोजी। ठीक है, नागोजी ओकोंजो, नागोजी ओकोंजो इवेला। ये मैम है कहाँ की? नाइजीरिया की, जो चीफ बनी है WTO की, पहली महिला है और अफ्रीकन मूल की हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपकी बनी है चीफ। ठीक है, तो ये आपको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। अब आप देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि IAEA टीम इंस्पेक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, द हिंदू को अगर आप पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी न्यूज़पेपर, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस को भी पढ़ रहे हैं, तो आपको आए दिन चीज़ें देखने को मिल जाती होंगी कि भैया कि ईरान क्या कर रहा है, अपने यूरेनियम को इनरिच्ड कर रहा है, और IAEA की टीम वहाँ पहुँच जाती है, इंस्पेक्ट करती है, फिर उसको लिस्टिंग कर देती है, उसको ब्लैक लिस्ट में, कभी कभी ऐसा आपने सुना होगा। तो IAEA है क्या, इसको पहले समझ लेते हैं। तो IAEA का निर्माण 29 जुलाई, याद रखिएगा, 1957 में हुआ था, 1957 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो 1957 में इसका निर्माण हुआ था और ये बेसिकली है क्या? ये है इंटरनेशनल, IAEA का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक, है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक, ठीक, एनर्जी एजेंसी। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भैया इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और ये करती क्या है? ये दुनिया भर के जितने भी कंट्रीज़ हैं, अगर उनके पास यूरेनियम है या वे यूरेनियम कहीं से खरीद रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसी ऐसे मटेरियल जो कि क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोजन या फिर बम या फिर एटम बम वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं, अगर ऐसा कुछ है या यूरेनियम को इनरिच कोई कंट्री कर रहा है, तो ये इसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उसको इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, कहीं भी जा करके देख सकते हैं। तो ये इनके पास पावर होता है। और IAEA का आपको पता है हेडक्वार्टर कहाँ है? बहुत बार एग्जाम में आया है, वियना में है। और आप जानते हैं वियना किसकी कैपिटल है सर? वियना है ऑस्ट्रिया की कैपिटल, है ना। यूरोप में आपको देखने को मिलेगा वियना, और ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, और वियना में इसका हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है सर? ये हेडक्वार्टर है आपका IAEA का। तो इस तरीके से अगर देखें तो ये एकदम सही बात है। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि IAEA का इंडिया मेंबर कब बना, तो 1957 में ही इंडिया इसका क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है। तो इंडिया इज आल्सो मेंबर ऑफ IAEA, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब बात आती है लास्ट क्वेश्चन की, लास्ट ऑप्शन की। कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन NGO। ये एकदम सही बात है।
आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी था। इवन जब मैं पढ़ाता हूँ तो ये सब चीज़ें डिस्कस करता हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने लगभग आपको 40 से 50 पन्नों में पढ़ाया बेटा, ठीक है। तो आप ये कह नहीं सकते कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा, बिना पढ़ाया हुआ नहीं होगा। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में मैंने आपको बताया था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, याद रखिएगा। तो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है एमनेस्टी इंटरनेशनल। और आपको पता है एमनेस्टी इंटरनेशनल वॉज एस्टैब्लिश्ड, कब एस्टैब्लिश हुई थी? तो ये याद रखिएगा 1961 में, 1961 में, ठीक है। 1961 में इसकी स्थापना करी गई थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये 1977 में, 1977 में पीस के लिए इसको क्या मिला था? नोबल प्राइज़ मिला था। क्योंकि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, दुनिया भर में कहीं पर भी कोई वॉर होता है या फिर भी कोई भी सिचुएशन होती है, वहाँ पे जाकर के क्या करते हैं, चीज़ों को असिस्ट करते हैं, वहाँ पे लोगों की हेल्प करते हैं। तो इसलिए इनको क्या मिला? नोबल प्राइज़ मिला पीस का 1977 में। ये बात एकदम समझ में आ गई। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को देखेंगे कि ये एनजीओ है, बिल्कुल सही बात है, ये एनजीओ के रूप में काम करती है। और इसका प्रतीक आपको पता होना चाहिए, एक ऐसे आपकी क्या होती है, कैंडल होती है ना। और इस कैंडल में आप देखेंगे कि चारों तरफ क्या होते हैं, कांटे लगे होते हैं इस तरीके से, मतलब वायर वगैरह लगे होते हैं। तो इसका मतलब वहाँ पे ये कहते हैं कि इट इज़ बेटर टू लाइट अ कैंडल दैन टू कर्स अ डार्कनेस, है ना। ये इसका मोटो टाइप का एक आपका इसका है। तो ये आप देख रहे हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूके में है, यूके बेस्ड संस्था है। और ये बनाने वाले जो थे उनका नाम हाँ बेनेसन था, लिख लीजिएगा बेनेसन। ये एक पेशे से वकील थे और इन्हीं के द्वारा इसका निर्माण, पीटर बेनेसन नाम था पूरा, पीटर PETER, पीटर बेनेसन, BENESION, बेनेसन, ठीक है। तो पीटर बेनेसन इनका पूरा नाम था। ये एक वकील थे पेशे से, इन्होंने इसकी स्थापना की। तो तीनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो गया डी। तो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरीके से मैंने पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। और आपका अगर कोई क्वेश्चन है CAPF, NDA, CDS, UPSC, UPPCS आप भेज सकते हैं एंड उसका हम एक्सप्लेनेशन कर देंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहा है आप जरूर पूछें, आपको हमेशा इस चीज़ के लिए हम तत्पर रहेंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।